और आपने देखा कि अब हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के ऊपर जो है उन 4 मुल्कों में शामिल हो गए। लिहाजा हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो कुछ बुज़ुर्ग महर जो पहले जिन्होंने शहबाज शरीफ को और जरदारी साहब और ये सारे जो अक्लमंद लोग जिन्होंने अपना भी सियासी तौर पे बेड़ा गर्क किया और अपने से ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया, उन्होंने जो 2 मकासद हासिल करने थे वो भी वो हासिल नहीं कर पाए। उनका पहला ख्याल था कि हम ये नैब के अपने केसेस ख़त्म करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट आज जो है वो नैब के जो लॉज हैं उसके ऊपर अपनी हियरिंग शुरू करेगी, और इस कदर भोंडे तरीके से इन्होंने ये कानून साजी की है नैब को ख़त्म करने की कि बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, और पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो होती है वो हमेशा अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वो ठहर नहीं सकती। तो इनको अकल ही नहीं थी, इन्होंने वो भी सारा बेड़ा गर्क कर लिया। सियासी नैरेटिव उनका जो है वो आपके सामने है। अब जो कल राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा, ऐसे अहमक लोगों को अपने से दूर रखें। अगर हमने अभी तक, कल भी अगर आपने इमरान खान की तकरीर सुनी हो, हमने बॉल अभी तक जो है वो हुकूमत के कोर्ट में रखी है। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये कहना कि हम पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फ़िक्र छोड़ दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वक्त आपके पास सिर्फ 1 वोट की बर्तरी है वफाक में। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। हम आज ये वेंटिलेटर का स्विच ऑफ कर देंगे, आप सारे बिल्कुल जो है वो सियासी तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएंगे। इसके बावजूद 5 MNAs जो इस वक्त ये नीचे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि इस हुकूमत के 5 से कहीं ज़्यादा MNAs हमारे साथ राब्ते में। और अगर आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, ये नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमारा मसला इस वक्त इस हुकूमत को घर भेजना काफ़ी नहीं, हम फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे नए इलेक्शन कमीशन के साथ। हम ये चाहते हैं कि जो सियासी कुव्वतें हैं मुल्क की, वो ये राना सनाउल्लाह टाइप लोगों से, वैसे तो इंशाल्लाह मैं तो डिप्टी स्पीकर साहब को कहना चाहता हूँ कि कल के बयान के बाद दोस्त मोहम्मद मज़ारी हमारे वैसे भी दोस्त हैं, कुछ दिन वो भटक गए थे, अब मुझे उम्मीद है कि वो वापस आएंगे और अपनी गलती पे पशेमान होंगे। एक तो ये 22 तारीख तक राना सनाउल्लाह की पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला 23 को तो हम लगा ही देंगे। 23 तारीख को ये जो इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है, ये सिर्फ CDA का चेयरमैन जो हैं वो रह जाएंगे, क्योंकि जो ही ये मोटरवे पे पहुंचते हैं, अगर आप दाएं लेंगे तो पेशावर आ जाएगा, बाएं लेंगे तो लाहौर आ जाएगा। दोनों जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। लिहाजा ये फ़ैसला भी हमने करना है, और इंशाल्लाह मुझे यही है कि 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी, और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। यही हाल अता तारड़ का भी है, जिसने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, और हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने लोगों को गिरफ़्तार किया, जिस तरह से आपने देखा जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर इंतहाई जो है मैं समझता हूँ जाहिलाना तौर के ऊपर एक सेक्रेटेरियन जो है वो केस बनाया गया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। शिबली फराज जैसे शरीफ आदमी को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, और फिर शहबाज गिल को, शहबाज यहाँ से मुजफ्फरगढ़ गए थे सिर्फ मामलात को देखने, और शहबाज को वहाँ पे अरेस्ट किया गया, उसे छोटे से सेल में जो है वो 9 घंटे से ज़्यादा रखा गया, और पानी तक जो है वहाँ पे नहीं दिया गया। सो ये लोगों ने जो ज़्यादतियाँ की हैं वो भी खैर उनको भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये ख्याल है कि राना सनाउल्लाह के रात के बयान के बाद कि 5 लोग गायब हो सकते हैं, डिप्टी स्पीकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इस सेशन के, मैं उनसे कहता हूं कि उनके पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा दें। 23 तारीख को तो इंशाल्लाह हम खुद ही फैसला कर लेंगे। राना सनाउल्लाह
अता तारड़ वगैरह जैसे लोग जो हैं वो पंजाब के लिए नासूर हैं और पंजाब की आवाम ये चाहते हैं कि ये उनको वहाँ पर नज़र ना आए, और वैसे भी ये नफ़रतों में इजाफे का बायस है। तो जो लोग भी नफ़रतों में इजाफे का बायस हों वो उस सूबे में नहीं आ सकते, डिटेंशन ऑर्डर्स उनके जारी हो सकते हैं। सो मैं इंशाअल्लाह ताला, और मुझे फिर उम्मीद यही है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी, जिस तरह अली अमीन गंडापुर को इन्होंने वहाँ पंजाब में दाखिले पे रोका, अगर उनको भी जो है वो कहा जा सकता है कि वो भी गौर कर लें, और अगर उन्होंने भी राना सनाउल्लाह और तारड़ वगैरह के दाखिले पे पाबंदी लगा दी तो फिर इन्हें मेरा ख्याल है यहाँ गेस्ट हाउस किराए पे इस्लामाबाद में लेके रहना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ चंद दिन ही होगा, क्योंकि हमने चंद दिन की मोहलत दी है इस हुकूमत को, वो ख़ुद फैसला कर लें उन्होंने आम इंतखाबात की तरफ कब जाना है और इलेक्शन कमीशन और दीगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ कब आना है। दो ही, हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो खुफिया। हमारे जो गुफ्तगू हुई है, जो बाकी हमारे ताकतवर हलके हैं उनको भी हमारा बड़ा वाज़े तौर के ऊपर हमारा एजेंडा पता है। हमारा जो अवाम के सामने जो एजेंडा है वही एजेंडा हमारा ड्राइंग रूम में है। वो दिन गुजर गए, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जब बंद कमरों में 4-6 लोग बैठ के फ़ैसले कर देते थे, अब फ़ैसले अवाम के पास है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर एजेंडा अवाम से अप्रूव करा के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएगी। एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा, और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो ख़ुद फ़ैसला कर लें कि वो ख़ुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। उन्हें ख़ुद चला जाना चाहिए। थोड़ी बहुत अपनी जो इज़्ज़त, तो खैर उन्होंने कोशिश पूरी की है कि ना उनकी कोई इज़्ज़त रह जाए ना इदारे की कोई इज़्ज़त रह जाए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ उनके पास आखिरी मोहलत है, वो इस्तीफ़ा दे दें और सियासी जमातों को ये मौका दें कि वो नया इलेक्शन कमीशन बना सकें। हम इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहे कि तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी से बनना चाहिए, हम कह रहे हैं जो सियासी कुव्वतें हैं उनको मिल बैठ के नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देना चाहिए, और जिसके ऊपर तमाम को एतबार। ये तो नहीं हो सकता कि आप मैच में अंपायर हैं और एक टीम कह रही है हमें आपके ऊपर एतबार ही नहीं है, आपको छोड़ के चला जाना चाहिए। सो नंबर 1, और उसके बाद आम इंतखाबात। आम इंतखाबात की तारीख़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जाके या बग़ैर हम बातचीत करने को तैयार हैं। जो ही शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करते हैं संजीदा होके, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। फ्रेमवर्क जो इलेक्शंस का है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तय करना है, और उस फ्रेमवर्क में सबसे अहम बात यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूट होना है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज ने, जमहूरियत जो होती है वो कुछ ट्रेडिशंस के ऊपर भी चलती है, उसकी कुछ रवायात होती हैं। हमज़ा शहबाज को अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो कभी एक जगह के ऊपर, कभी दूसरी, कभी एक हेलीकॉप्टर, कभी दूसरा हेलीकॉप्टर, इस तरह से आप जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज को चाहिए अपने ओहदे से अलहदा हो जाएं और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको इंतज़ाम चलाने दें, बिकॉज़ हमने कल जो है वो तौसीक कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला नॉमिनेशन की, और हम यही चाहते हैं कि उनको अब मौका दिया जाए कि वो पंजाब में इंतज़ाम और इंसराम संभालें। लिहाजा हमज़ा शहबाज को अपने ओहदे से फौरी तौर पे कुछ शर्म करनी चाहिए, इतनी बुरी उनको डिफ़ीट हुई है। ख़ुद मरियम नवाज़ ने आके वो डिफ़ीट जो है वो एक्सेप्ट की है, अहमद मलिक साहब ने वो डिफ़ीट एक्सेप्ट की है। उसके बाद नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये था, उसका कुदरती तरीका ये था कि हमज़ा शहबाज अपना इस्तीफ़ा टेंडर कर देते और कहते जी इसके बाद मेरा बिल्कुल इखलाकी तौर पे यहाँ रहने का जवाज़ नहीं बनता, लेकिन वो चिमटे हुए हैं, तो उनको अपने ओहदे से अलहदा होना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले के ऊपर जो है वो फौरी पाबंदी लगाई जाए 22 तारीख तक। आज जो शहबाज शरीफ साहब का इन्होंने जो इजलास हुआ है PTM का, मैं उन तमाम जो सियासी क़यादत है उसको कहता हूँ कुछ मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, इंतखाबात की तरफ जाने का ऐलान करें और फ्रेमवर्क जो है इलेक्शन का उस पर बैठ के बातचीत करें। फवाद साहब 2 दिन हो गए हैं कि कोई वजीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो लाहौर में इस वक्त है, हुकूमत का सारा काम ठप है, कोई काम नहीं चल रहा। इस पर थोड़ा सा कमेंट करें कि क्या
आइंदा क्या करना चाहिए इन लोगों को? हुकूमत का काम तो 3 महीने से ठप है। मसला तो जो देखें पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है, मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ कि देखिए हम देख ही नहीं रहे कि गवर्नेंस कितनी इसको इफेक्ट हो रही है। पंजाब में आप गंदम की प्रोक्योरमेंट ही नहीं कर सके। दिसंबर में अब आपको यहाँ पे आपका आटे का क्राइसिस आ जाएगा। आप इंतज़ाम आपका मुकम्मल ठप है। और जाहिर है कि इसमें हम जो अदालतों ने जो फैसले किए, उन्होंने जिस तरीके से क्योस क्रिएट किया, अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इसको रखा, फिर डिले किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने 5 लोगों का किया, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया इस क्योस में कि आप समझ ही नहीं आ रही कि आपने उसको जो है वो इस जिन को वापस आप बंद कैसे करेंगे। बिकॉज इतना बड़ा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस जो है वो आपने क्रिएट कर दिया है कि उसको वापस कूजे में बंद करना भी एक अजाब होगा। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपने सियासी डायलॉग की बात की है, क्या शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान अब बैठने को तैयार है? नंबर 1। दूसरा सवाल, जिन XY का जिक्र होता रहा इलेक्शन से पहले, जो PTI की जानब से वो कलमात अदा किए गए, उनका रोल इस पूरे इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में कैसा रहा? क्या वो न्यूट्रल थे या फिर जो X और Y थे वो एक्चुअली Z हो गए, यानी ख़त्म हो गए। तो अब जब नई नतीजा दे सके तो अब उन पर क्या बात करें, जो भी हो गया। देखिए, जहाँ तक आपने अहम सवाल किया, इलेक्शन को जब वो ऐलान करते हैं तो फिर जो फ्रेमवर्क बनाना है इलेक्शन का, जिसमें खसूसी तौर पे नया इलेक्शन कमीशन की तश्कील शामिल है, उस पर जाहिर है कि हम डायलॉग करेंगे, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और यही तरीका है आगे बढ़ने का। लेकिन जब आप एक गैर संजीदा लोग, ये मरियम औरंगज़ेब टाइप लोग जिन्होंने ज़िंदगी में ना कभी खुद कभी काउंसलर नहीं इलेक्ट हुए, वो बयान देते हैं ऐसे जैसे पता नहीं कितने बड़े वो जो हैं वो सियासत के ठेकेदार हैं। या अभी राना सनाउल्लाह के कल की ज़ुबान चेक करें। राना साहब की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही फेजेज़ हैं, या वो वज़ीर होते हैं या वो जेल में कुट खा रहे होते हैं। तीसरी फेज़ ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। तो उनको मैंने पहले भी ये कहा था कि आप मेहरबानी करें, अपनी ज़िंदगी से बंदा कुछ सीखता है। जब वज़ीर होता है तो ये नहीं होता कि आपके जो है वो डंडा ही ना निकले आपकी गर्दन से। इंसान के बच्चों की तरह बात किया करें, आराम से रहा करें, ताकि बाद में आप जब ये उतर जाएंगे ये हफ्ता भी नहीं ठहर सकते। अभी ये हुकूमत जो है ये सिर्फ इसलिए कायम है कि हम इन्हें मौका दे रहे हैं कि आप फैसला कर रहे हैं इलेक्शंस कब कराने हैं। हम स्पेस देना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दीवार से नहीं लगा रहे, हम स्पेस देना चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में इलेक्शंस जो हैं वो हो और एक फ्रेमवर्क तय हो। वरना तो देखें, हम कल प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करें, प्रेसिडेंट साहब को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ये रिक्वेस्ट करे कि जी आप शहबाज शरीफ साहब को कहें कि एतमाद का वोट लें। 172 बंदे इन्होंने ऐवान में पेश करने हैं, इनके पास 172 लोग नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास इस वक्त 162 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। जिस तरीके से और जो बजट जिस तरह पास किया, आप में से बहुत सारे दोस्त जो बजट कवर करते हैं, 96 लोग थे जब इन्होंने बजट पास किया। इस तरह तो ये हुकूमत चल रही है जिसका ना सर है ना पैर है, और ये इसीलिए हम ये चाहते हैं इसको सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएँ। एक बात सिर्फ मैं और कर दूँ, हमें कतई तौर के ऊपर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो 1 दिन ज़्यादा भी कबूल नहीं है। 3 महीने से 90 दिन के लिए हुकूमत जो बनेगी, 90 दिन। 홍성에서 만나는 마늘 독립만세 전국 재배 가능한 신품종 홍성마 दिन के अंदर इंतखाब कराएगी। ये जो कुछ छुट्टियां छोड़ रहे हैं कि जी मईशत ठीक कर लें, मईशत ठीक करना इंटरिम गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मुंतखब हुकूमत का काम है। अवाम हुकूमत मुंतखब करेगी, वो आके मईशत जो है उसके फैसले करेगी। इंटरिम गवर्नमेंट को बड़े फैसले करने का इख्तियार हरगिज़ नहीं होगा। ये भी इत्तलात आ रही है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, उससे पहले तो PTI के MPs को उठा लिया जाए, गायब कर लिया जाए, इस हवाले से तैयारी किया है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में नून वाले बात आ नहीं रहे, इस हवाले से कहते हैं। इन इलेक्शंस के बाद जिन्होंने उठाना था वही इनकारी हो गए हैं सर। अब वो राना सनाउल्लाह और उन्होंने कोशिश की है कोई 1-2 दिन से, लेकिन जिन्होंने उठाना था उन्होंने कहा भाईजान अपनी अपनी के देखिए ये बिल्कुल आपने बात सही की है कि हमें इत्तलात मिली हैं। हमारे कुछ MPs जो हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि उनसे रब्ता किया गया है और उन्हें भारी जो रकूम है वो ऑफ़र की गई है।
कम से कम 2 MPAs जो हैं उनको रब्ता किया गया और उन्होंने बड़ी सख्ती से उसको मुस्तरद किया। बहरहाल अब हम देख लेंगे अगर अच्छा आप उमर सर ये बताइएगा कि पीपल्स एक मिनट उमर सर पीपल्स अभी जिस तरह आप इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं और आपने पंजाब स्पीकर भी आपका मुतालबा यही है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हो और नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। शहबाज शरीफ हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनकी कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि वो नून लीग की हुकूमत के साथ खड़े हैं और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत आएगी मुद्दत पूरी करेगी और हम साथ देंगे। इस सिचुएशन में मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब। मेरे से छोटी सी गुजारिश है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान इस वक्त मुआशी हालत से दो चार है, तो मेरे लिए खास करके अपने गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और खास कर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मुझे गुजारिश है CM से और वज़ीर दाखिला से, IG पुलिस से और IGC से और कोर कमांडर बलूचिस्तान सरफराज साहब से कि हमारे मतलब पाकिस्तान में जो अगर हमारे तरह लोगों को तहफ़्फ़ुज़ न दिया गया और हमारे बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ न दिया गया और हमको इस गुंडा और दहशतगर्द ग्रुपों से जो हम लोगों को न बचाया गया तो हम लोग आखिर इस पर मजबूर होकर के हज़ारों लोग काम करें, मेल फीमेल, तो हम हमारे पहली बात तो यह कि फॉरेन फंडिंग का कोई केस है ही नहीं PTI के ऊपर। यहाँ पे प्रोहिबिटेड फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का केस है जिसमें इस वक्त तक ये है कि ये जो पहले आप समझें कि एलिगेशन क्या है। एलिगेशन ये है कि जो कंपनियां थी बाहर उन्होंने हमें पैसे भेजे, वो पैसे इस वक्त तकरीबन 25 करोड़ रुपए है मेरा ख्याल है। 25 हमें कोई ओवरऑल अरबों रुपए की फंडिंग हुई, उसमें से जो 25 करोड़ रुपया है वो कंपनीज की तरफ से आया। जो 2013 तक का जो कानून था उसमें कोई पाबंदी नहीं थी कंपनियों की कि वो उसको डोनर भेज सकती हैं पैसे या नहीं भेज सकती। 2018 के कानून में फॉरेन कंपनीज को बैन कर दिया गया। अब ये कानून इस पे अप्लाई नहीं हो, हमारा वर्जन ये है कि ये कानून इस पे अप्लाई नहीं होता। पुराना कानून ये है कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग आएगी वो पैसे जब्त हो जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये फंडिंग भी जो 25 करोड़ रुपया कंपनी से भेजी है वो भी कानून के मुताबिक है, आप इसको जब्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है वो केस है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस से, और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मामला इससे अलावा हैं, फंडिंग का उससे कोई ताल्लुक। तो सब जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं इससे पहले कंस्ट्रक्शन थी जो 15/5 का कहा जा रहा था, लेकिन PTI की मिली इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ मिली थी, क्या उसके बाद से कहा जा सकता है कि कुछ एतमाद बहाल हुआ है इलेक्शन कमीशन पे? हमारा एतमाद है ही नहीं, जीरो एतमाद है। ये तो देखें इलेक्शन कमीशन ने क्या नहीं कर लिया हमें हराने के लिए। वोटर लिस्टें चेंज कर दी, पोलिंग की जो हमारी स्कीम्स थी वो बदल दी, उसके बाद इन्होंने 5 लोग हमारे पंजाब में उनकी नोटिफाई नहीं किया। आप और फिर इससे भी जाहिर होता है, हमें आप छोड़ दें, हमारी तनकीद छोड़ दें, 7 केसेस जो हमने इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए, इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ फैसले दिए, 7 के 7 जब हम हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में लेके गए वो रिवर्स हुए और PTI के हक में हुए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बायस्ड उनका बायस है PTI के ख़िलाफ़। और ये देखें ये हमारा हक है, मुझे नहीं समझ आती ये बात करनी कि नहीं इसी के तहत भाई नहीं होते। सबसे बड़ी पार्टी कह रही है नहीं होना आपके अंडर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई? आप तो आए ही इसीलिए है कि तमाम पार्टीज़ को आप पे एतमाद है और आप इलेक्शन जो कराएंगे वो रिजल्ट सब एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी कह रही है हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। और फिर कल आप देखें मरियम नवाज शरीफ ने, राना सनाउल्लाह ने, मरियम औरंगज़ेब ने, इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन की ऐसे तर्जुमानी की है जैसे ये असल में इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉई हैं, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं था। सो ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में ये डाउट डालती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानबदार नहीं है। और जब हम कह रहे हैं गैर जानबदार नहीं है तो उसको इसी के ऊपर जो है वो हट जाना चाहिए। साहब आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, चूंकि आप पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, आईनी और कानूनी तौर पर जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज
और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने नॉमिनेट करना है, क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? नहीं, लेकिन राजा रियाज तो एक डमी है ना। राजा रियाज तो जो वो अपना कई दफ़ा प्रोग्रामों में डमी बुला के बैठा लिए जाते हैं, वो ऐसे पोजीशन लीडर, तो ज़ाहिर है उनकी तो कोई हैसियत नहीं है, उनसे तो कोई आप बात नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप देखें, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब को मुखातब किया, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि हमने आपको स्पेस दी है, हम ये हुकूमत कल गिराना चाहें हम गिरा सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये बॉल इस वक्त आपकी कोर्ट में है, आप फैसला कर लें कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। और और मुझे उम्मीद है कि सियासी जमातें जो हैं वो एक अपनी संजीदा लोगों की बात सुनेंगी और वो इस एक फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ेंगे, बजाय इसके कि हम एक ऐसे इलेक्शन में जाएं जिसमें एक पूरी कोई किसी को मान ही ना रहा हो। शहबाज शरीफ अगर सिकंदर सुल्तान साहब की जगह फवाद हसन को या अहद चीमा को चीफ इलेक्शन कमीशनर लगा देते हैं, तो आपके पास तो इस वक्त आईनी और कानूनी ऑप्शन क्या है कि जिसमें आप कोई उनसे मुज़ाकरात करें और अपोजिशन लीडर या वज़ीर-ए-आज़म उसका इंतखाब कर सकें? इसको कहते हैं सारी रात किस्सा सुनते रहे, सुबह उठ के कहा हीर मरती है। मैं घंटे से यही बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ फैसला करे और उनके साथ बैठ के जो है अगला फ्रेमवर्क तय करेंगे। चौधरी साहब, आज शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आपके फॉर्म फंडिंग केस का जल्द फैसला होना चाहिए। मैं भी ये कह रहा हूं, इतने पूरे एतमाद हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं फॉर्म फंडिंग, और साथ ही वो वहाँ से इसहाक डार साहब वापस आने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया है, तो ये वो तो पूरे अरसा मुकम्मल करने के लिए रेडी हैं, आप वापस क्या जाएंगे पार्लियामेंट? पहली बात तो यह है कि मैं दोबारा आपको करेक्ट कर दूं, फॉरेन फंडिंग नहीं है, प्रोहिबिटेड फंडिंग है, सो टर्मिनोलॉजी जो है वो आपकी दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं तो शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट से मुकम्मल एग्री करता हूँ, उन्हें सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि पीटीआई की फंडिंग का ही नहीं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की फंडिंग का भी साथ फैसला कर दें। वो क्यों नहीं कर रहे? वो भी तो उतने ही सालों से पेंडिंग है आपके पास। ये भी तो इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी की फंडिंग आप रोज़ डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी पार्टीज को आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ अगर शहबाज शरीफ साहब ज़रा अपना दिल बड़ा करें और ट्वीट को थोड़ा सा बदल लें, वो कहें कि पीटीआई की फंडिंग का फैसला करें, लेकिन साथ नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का भी फैसला कर दें, ताकि सबके सामने बात आ जाए कि कौन कहाँ से पैसे ले रहा था।